इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मित्रों, मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में अब तक हम 6 बार मिल चुके हैं और 7वीं बार मिल रहे हैं। पिछले अंकों में हमने चंद्रगुप्त मौर्य की पृष्ठभूमि जानने की कोशिश की, उसका वंश जानने की कोशिश की, उसकी जाति जानने की कोशिश की। हमने चाणक्य के विषय में भी जाना। हमने चाणक्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात की चर्चा भी की थी। हम यह भी बात कर रहे थे कि इन दोनों ने मिलकर, यानी चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर पहले पंजाब जीता था या मगध जीता था। जो भी हो, यह तय है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के मिलन ने भारत में एक नए साम्राज्य की नींव रख दी थी। हम चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त ने किस तरह यूनानियों को भारत से निकाल दिया था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारतवर्ष में यूनानी आधिपत्य अधिक समय तक नहीं रह सका था। वास्तव में भारतीयों ने कभी उसे सुरुचि अथवा स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया था। उसका एकमात्र आधार शस्त्र बल था, जो संगठित लोकमत के विरुद्ध दीर्घ काल तक नहीं टिक सकता था। अपने पारस्परिक द्वेष और विभाजन के कारण भारतीय सिकंदर के सामने पराजित अवश्य हुए थे, परंतु उनकी स्वतंत्रता के प्रति अनुराग की मनोवृत्ति ने पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। वे पराधीनता के दंश को अनुभव कर रहे थे। स्वयं सिकंदर को अपने अभियान काल में ही भारतीयों की इस दुर्दमनीय मनोवृत्ति का परिचय मिल गया था। वह जिस स्थान पर आक्रमण करता, प्राय वहीं उसे जीवन मरण का युद्ध लड़ना पड़ता। भीषण युद्ध के पश्चात वह विजय पाता और आगे बढ़ता। तभी उसे पता चलता कि विजित प्रदेश में पुनः विप्लव हो गया है। वह परेशान हो उठता। सचमुच ही भारतवर्ष की यह स्थिति उस पशु चर्म के समान थी, जो एक स्थान पर दबाए जाने पर दूसरे स्थान पर उठ आता है और दूसरे दूसरे स्थान पर दबाए जाने पर तीसरे स्थान से उठ आता है। फलतः उसका समतल करना कठिन हो जाता है। यह तो दशा थी सिकंदर के जीवन काल में। अब वह भारतवर्ष में ही था अभी वह भारतवर्ष में था कि पीछे गांधार प्रदेश में सेमेक्सस अथवा डेमेरक्सस ने विद्रोह करा दिया। इसके पश्चात सूचना मिली कि सिंधु सरिता के पश्चिम में यूनानी अधिकारी निकेनोर की हत्या कर दी गई है। 325 ईसा पूर्व में लौटते समय उसे यूनानी गवर्नर फिलिप की हत्या का दुखद समाचार सुनना पड़ा। सिकंदर वापस जा रहा था, परंतु उसके पीछे उसके भारतीय राज्य में विप्लव और हत्याओं के कांड हो रहे थे। स्पष्ट है कि अतिशय सैनिक बल के अभाव में यूनानी अधिक दिनों तक भारत में टिक नहीं सके। परंतु टिकते भी कैसे, क्योंकि उनके पास अतिशय सैनिक बल था ही नहीं। सिकंदर और उसकी सेनाएं वापस जा रही थी। सिकंदर इस विषम स्थिति पर कुछ विचार विमर्श करे और उसे संभालने का कोई प्रबंध करे, इससे पूर्व ही 323 ईसा पूर्व में वापस लौटते समय उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसके सेनापतियों में साम्राज्य के विभाजन के लिए संघर्ष छिड़ गया। अतः अब उनके पास न समय था, न संगठन था, न ही वह कौशल था जो संगठित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कुचल सके। भारतीयों की पारस्परिक कलह ने जिस यूनानी साम्राज्य की स्थापना कराई थी, उसी को यूनानियों की पारस्परिक कलह ने धराशायी कर दिया। इतिहास का यह प्रतिशोध था इतिहास का यह प्रतिशोध था। यूनानियों के अधिकृत प्रदेश में होने वाले विद्रोह और हत्याकांडों को हम आकस्मिक घटनाएं कहकर छोड़ नहीं सकते। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पूर्व नियोजित थीं
तथा उन कतिपय कर्मठ व्यक्तियों की योजना का अंग थी जो भारत भूमि को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने के निमित्त सशस्त्र क्रांति का संगठन कर रहे थे। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्रांति के ये अग्रदूत थे कौन? ये थे चाणक्य और चंद्रगुप्त। जस्टिन तो साफ तौर पर कहता है कि पश्चिमी भारत के स्वाधीनता संग्राम का नेता चंद्रगुप्त था। यद्यपि यूनानी लेखक चाणक्य का उल्लेख नहीं करते, तथापि समस्त भारतीय लेखों से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त की राजनीतिक कार्रवाइयों के पीछे प्रगाढ़ कूटनीतिज्ञ कौटिल्य का मस्तिष्क कार्य कर रहा था। चंद्रगुप्त और कौटिल्य की योजना सर्वांगपूर्ण थी। उन्होंने भलीभांति समझ लिया था कि उनकी सफलता के लिए अनुकूल जनमत, धन, सेना और राजकीय मैत्री की आवश्यकता है। जनमत को अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने एक ओर नंद वंश की निम्न जातीयता एवं आतताई प्रकृति के विरुद्ध प्रचार करना प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त स्वयं सिकंदर के पास गया था और इसी आधार पर उसे मगध राज्य पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की थी। दूसरी ओर उन्होंने विदेशी राज्य के विरुद्ध भारतीय राजाओं एवं जनता को भड़काया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भलीभांति प्रकट होता है कि वह वैराज्य के कितना विरुद्ध था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भली भांति प्रकट होता है कि वह वैराज्य के कितना विरुद्ध था। उसके विचार से यह स्वदेश के धन जन का शोषण करना है। विदेशी शासक पराधीन देश को स्वदेश नहीं समझता, इसी से वह उसका परिपीड़न करता है और उसके धन का हरण करता है। इन्हीं कारणों एवं विचारों से यूनानी शासन उसके लिए असह्य था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्वाधीनता लाभ के पूर्व पश्चिमी भारत में जितने भी विद्रोह और हत्याकांड हुए वे चाणक्य और चंद्रगुप्त के आंदोलन, प्रचार और संगठन के परिणाम थे। जनमत को संगठित करने के साथ साथ उन्हें धन की भी आवश्यकता थी। महावंश टीका का कथन है कि विंध्याचल के वनों में जाकर चाणक्य ने धन एकत्र करना प्रारंभ किया। प्रत्येक कारशापण के 8 कारशापण बनाकर उसने 80 करोड़ कारशापण एकत्र किए थे और इस धन को एक गुप्त स्थान में गाड़ दिया था। परिशिष्ट पर्वन का भी कथन है कि चाणक्य ने गुप्त धन की सहायता से सेना एकत्र की थी। सैनिक भर्ती के लिए भारतवर्ष का पश्चिमी प्रदेश अधिक सुविधाजनक था। यहाँ अनेक आयुधजीवी जातियां रहती थी। इन्हें ही चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी सेना में भर्ती किया। महावंश टीका का भी कथन है कि उन्होंने स्थान स्थान पर भर्ती का यह काम किया। जस्टिन का भी कथन है कि चंद्रगुप्त ने डाकुओं के झुंड एकत्र किए। हमें डाकुओं से पश्चिमी भारत की लड़ाकू जातियों का ही अर्थ लगाना चाहिए, क्योंकि जस्टिन को भारत के बारे में इतना पता नहीं। अब रही पारस्परिक राजमैत्री की बात। इसके प्रति भी चाणक्य और चंद्रगुप्त निरपेक्ष नहीं थे। मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य ने किसी पर्वतीय प्रदेश के राजा पर्वतक से पारस्परिक सहयोग की संधि की थी। उधर समस्त यूनानी लेखों के सूक्ष्म विवेचन से संकेत मिलता है कि पंजाब का लौह पुरुष पुरु भी कदाचित चाणक्य और चंद्रगुप्त को स्वाधीनता संग्राम में सहायता दे रहा था। इसके लिए उस वीर पुरुष को कदाचित प्राणों का मूल्य चुकाना पड़ा। इस प्रकार सर्वांगपूर्ण तैयारी करने के पश्चात चाणक्य ने अपनी संपूर्ण सेना चंद्रगुप्त के सेनापतित्व में कर दी। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। यद्यपि हमें युद्ध की गतिविधि का विवरण नहीं मिलता, तथापि कतिपय यूनानी लेखों से हम उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ईसा पूर्व 323 में भारतवर्ष से लौटते समय बेबीलोन में अकस्मात सिकंदर की मृत्यु हो गई।
उसके पश्चात उसके सेनापतियों में साम्राज्य विभाजन के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। परिणाम स्वरूप विभाजन को निश्चित करने के लिए सेनापतियों के बीच दो संधियां हुई। प्रथम बेबीलोन की संधि तथा द्वितीय त्रिपेरेडिसस की संधि। यह ध्यान देने की बात है कि द्वितीय संधि की धाराओं में कहीं पर भी सिंधु सरिता के पूर्व के भारतीय प्रदेशों का नाम नहीं आता। इस संधि के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष का यूनानी क्षत्रप पैथान वहां से हटा लिया गया और उसके स्थान पर किसी भी अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस संधि तक अर्थात ईसा पूर्व 321 तक भारतवर्ष में यूनानी साम्राज्य का अंत हो गया था। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिमी भारत से यूनानियों का निष्कासन धीरे धीरे हुआ। संभवतः 322 ईसा पूर्व के लगभग चाणक्य और चंद्रगुप्त ने यूनानियों से झेलम तक के प्रदेश को मुक्त कर लिया होगा। इस प्रथम विजय के पश्चात ही चंद्रगुप्त को राजा घोषित किया गया होगा। शेष पश्चिमी भारत को स्वतंत्र कराने में 1 वर्ष लगा होगा, क्योंकि विदेशी लेखों से प्रकट होता है कि मेसिडोनिया का संरक्षक एंटीपेटर 321 ईसा पूर्व तक किसी प्रकार झेलम तक के प्रदेश पर अधिकार जमाए हुए था। यहाँ एकमात्र झेलम तक के प्रदेश का ही उल्लेख है। अतः झेलम के पूर्व का शेष पंजाबी प्रदेश 321 ईसा पूर्व के पूर्व ही स्वतंत्र हो गया होगा। परंतु अधीन प्रदेश में भी एंटीपेटर की शक्ति क्षीण थी। वहां पर न पर्याप्त यूनानी सेना थी और न कोई योग्य यूनानी सेनापति। अतः विदेशी शासन भारतीय राजाओं की दया पर निर्भर था। ऐसा प्रतीत होता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इन भारतीय राजाओं से संधि कर ली थी, तभी यूनानी साम्राज्य का पूर्ण पतन हुआ। यह घटना 321 ईसा पूर्व के लगभग हुई होगी। इस प्रकार सिंधु नदी तक का पश्चिमी भाग स्वाधीन हो गया। प्लिनी के एक उल्लेख में सिंधु सरिता मगध राज्य की सीमा पर बहती हुई बताई गई है। कदाचित यह उल्लेख सेल्यूकस युद्ध के पूर्व चंद्रगुप्त के साम्राज्य की स्थिति का वर्णन करता है, क्योंकि चंद्रगुप्त के पूर्वाधिकारियों का राज्य सिंधु नदी तक पहुंचा ही नहीं था और उसके उत्तराधिकारी बिंदुसार और अशोक के राज्य सिंधु नदी के पश्चिम में विस्तृत थे। प्रायः प्रत्येक भारतीय साक्ष्य से यही प्रकट होता है कि चाणक्य ने नंद वंश का विनाश कर चंद्रगुप्त को सिंहासनारूढ़ किया। वायु पुराण का कथन है कि ब्राह्मण कौटिल्य नवनंदों का नाश करेगा, कौटिल्य ही चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक करेगा। इस प्रकार का कथन भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण में मिलता है। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर और वृहत कथा मंजरी आदि में भी यही लिखा हुआ है। कामंदक नीति शास्त्र में भी चाणक्य के हाथों नंद का प्रचंड मूलोच्छेदन और चंद्रगुप्त के सिंहासन पर आरूढ़ होने का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ महावंश में भी साफ तौर पर कहा गया है कि ब्राह्मण चाणक्य ने नवें धननंद का नाश कर क्षत्रिय मौर्य जातीय चंद्रगुप्त को सकल जम्बूद्वीप का राजा बनाया। महावंश टीका भी चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथा का लंबा विवरण देती हुई उनके द्वारा धननंद के विनाश का उल्लेख करती है। तत्पश्चात उसमें चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक का वर्णन है। इसी प्रकार का उल्लेख अन्य बौद्ध ग्रंथ समंत पसादिका में भी मिलता है। जैन साहित्य भी भारतीय इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना से अपरिचित नहीं है। जैन परिशिष्ट पर्वन में भी महावंश टीका के अनुसार ही यह कथन है कि चाणक्य अपने प्रथम मगध आक्रमण में विफल रहा। तत्पश्चात उसने अपनी योजना बदल दी और पहले सीमा प्रांत को अधीन किया। इसके बाद उसने पुनः मगध पर आक्रमण किया। इस बार वह सफल हुआ और पाटलिपुत्र पर उसका अधिकार हो गया, परंतु उसने नंद राज के प्राण न लिए, बल्कि उसे पाटलिपुत्र को छोड़कर चले जाने की अनुमति दी गई।
तत्पश्चात रिक्त सिंहासन पर चंद्रगुप्त आसीन हुआ। अपनी स्थविरावली चरित में जैन लेखक हेमचंद्र ने भी चाणक्य को नंदवंश का विनाशक और चंद्रगुप्त का सहायक कहा है। अन्य जैन ग्रंथ ऋषि मंडल प्रकरण वृत्ति में भी चाणक्य और चंद्रगुप्त की सहयोग मूलक संधि का उल्लेख है। ऐसे ही अन्यान्य उल्लेखों से सिद्ध हो जाता है कि मगध की क्रांति में चाणक्य का प्रमुख हाथ था। नंदराज अपने अतुल धन एवं सैन्य बल के लिए चतुर्दिक सुविख्यात था, अतः निश्चित था कि उसे अपदस्थ करने के लिए भयंकर युद्ध होता। बौद्ध मिलिंद पन्हों से बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पिन्हों से इस युद्ध की भयंकरता का कुछ आभास होता है। इस ग्रंथ के अनुसार भट्टशाल नंदराज की विशाल सेना का सेनापति था तथा युद्ध में विहतों की संख्या 100 कोटि सैनिक, 10,000 हाथी, 1 लाख घोड़े और 5,000 रथी थी। यद्यपि यह संख्या अतिरंजित है, तथापि इतना निश्चित है कि महाशक्तिशाली नंद वंश का विनाश करने वाली यह मगध क्रांति बड़ी भयंकर रही होगी और इससे दोनों पक्षों की ओर से जन धन की अपार हानि हुई होगी। मुद्रा राक्षस के षड्यंत्रों, प्रतिषड्यंत्रों, गुप्त मंत्रणाओं एवं प्रतिमंत्रणाओं आदि को देखते हुए भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नंदवंश का पूर्ण विनाश दीर्घ काल के युद्ध एवं योजना के पश्चात हुआ होगा। चंद्रगुप्त के सिंहासन पर आरूढ़ होने की तिथि के विषय में बड़ा मतभेद है। जिन साक्ष्यों के आधार पर तिथि निर्धारण किया जाता है वे परस्पर इतने विरोधी एवं अनिश्चित हैं कि उनसे अलग अलग निष्कर्ष निकलते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। इतना निश्चित है कि उसकी मृत्यु के पूर्व भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके सेनापतियों में साम्राज्य विभाजन के लिए गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। विभाजन को निश्चित करने के लिए 321 ईसा पूर्व में ट्रिपेरीडिसस की जो संधि हुई उससे भारतीय प्रदेशों का उल्लेख नहीं मिलता। उस संधि में भारतीय प्रदेशों के नाम नहीं मिलते। इससे यह सिद्ध होता है कि 321 ईसा पूर्व के पहले भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया होगा। वह निश्चित रूप से कब स्वतंत्र हुआ यह निर्विवाद रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु स्थूल रूप से हम यह कह सकते हैं कि यह स्वतंत्रता 323 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व के बीच में ही किसी समय मिली होगी। कदाचित झेलम तक पूर्वी पंजाब पहले स्वतंत्र हुआ था। इसकी तिथि लगभग 322 ईसा पूर्व रही होगी। इस प्रारंभिक विजय के पश्चात ही चंद्रगुप्त ने खुद को राजा घोषित किया होगा और तभी वह सिंहासनासीन हुआ होगा। अतः उसके राज्याभिषेक की तिथि 322 ईसा पूर्व निश्चित होती है। चीन के डॉटेड रिकॉर्ड से भी इस कथन की पुष्टि होती है। चीन के कैंटन नगर में महात्मा बुद्ध के पश्चात वर्ष गणना का एक लेख सुरक्षित है। यह गणना बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित की गई है। महापरिनिर्वाण के दूसरे वर्ष से एक एक बिंदु रखकर वर्ष की गणना की गई, जो 489 ईस्वी तक चलती रही। इस प्रकार लेखा में 975 बिंदु मिलते हैं। महापरिनिर्वाण के एक वर्ष पश्चात से ही यह गणना प्रारंभ हुई थी। अतः इसके अनुसार परिनिर्वाण की तिथि 487 ईसा पूर्व ठहरती है। बौद्ध ग्रंथ महावंश का कथन है कि अशोक का राज्याभिषेक परिनिर्वाण के 218 वर्ष पश्चात हुआ था, अर्थात इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ होगा। पुनः इसी महावंश का कथन है कि अशोक का राज सिंहासन पर आरूढ़ होना राज्याभिषेक के 4 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार उसके सिंहासन पर आरूढ़ होने की तिथि 273 ईसा पूर्व निश्चित होती है। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त ने 24 वर्ष और बिंदुसार ने 25 वर्ष तक शासन किया। परिणामतः दोनों का शासन 49 वर्ष रहा। अतः चंद्रगुप्त के सिंहासन पर आरूढ़ होने की तिथि 322 ईसा पूर्व सिद्ध होती है। यह निष्कर्ष हमारे पूर्व नियोजित अनुमान से मेल खा जाता है।
ऐसी परिस्थिति में 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त के सिंहासनारोहण की संभव तिथि मानी जा सकती है। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। अगले पाठ के लिए हम मिलें, तब तक अपने इस साथी को आप आज्ञा दीजिए। नमस्ते।